स्टूडेंट्स, दिस इज इब्राहिम। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का जो हमारा सेशन चल रहा था इसको कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दो कॉन्सेप्ट बेसिकली पढ़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट हमारा ऑडिट रिस्क की इक्वेशन। सही है, ऑडिट रिस्क की इक्वेशन होती क्या है? देखिए यार, ऑडिट रिस्क की जो इक्वेशन है ना वो ये है, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। ये एक इक्वेशन है ऑडिट रिस्क की। देखिए इसके अंदर जो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क आ रहा है इसके ऊपर एक ब्रैकेट बना ले, ये कहलाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ROMME कहलाता है। सही है। और इसके अंदर सबसे खास बात क्या है, ये जो है ये क्लाइंट से रिलेट करता है। इसका ऑडिटर में इस रिस्क की वजह से ऑडिटर की कोई दखल अंदाजी नहीं होती। क्लाइंट ऐसा है जिसकी वजह से ये दो रिस्क एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो सर ऑडिटर के कंट्रोल में क्या होता है? सर ऑडिटर के कंट्रोल में होता है डिटेक्शन रिस्क। सही है। होता क्या है देखिए समझेगा। हमने आयजा 315 में जब हमने आयजा 315 पढ़ा था तो हमने कहा था कि हमने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है एंटिटी की और एनवायरनमेंट की और इंटरनल कंट्रोल्स की। सही है। ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन क्यों करता हूं? ताकि मैं रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकूं। कौन से रिस्क आइडेंटिफाई कर सकूं? इनहेरेंट रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकूं और कंट्रोल रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकूं। और साथ साथ हमने इसकी असेसमेंट भी पढ़ी थी। अगर एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, फ्रॉड है, रिलेटेड पार्टी है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो उसकी असेसमेंट ज्यादा होगी, मतलब इनहेरेंट रिस्क हमारे पास ज्यादा होगा। सही है। अच्छा, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी में जितने अच्छे कंट्रोल्स होंगे, सर कंट्रोल्स वही ना कि वो जो प्रिवेंट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और करेक्ट करते हैं एरर और फ्रॉड को। हाँ बच्चों बिल्कुल वही। तो सर इसका मतलब है जिस कंपनी में जितने अच्छे कंट्रोल्स होंगे उतने ही एरर और फ्रॉड के चांसेस हमारे पास कम होंगे। सही है, समझेगा? तो इसका मतलब है कंट्रोल रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। लेकिन सर एक ऐसी कंपनी इसमें कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। सही है। ऑथराइज कस्टमर की लिस्ट नहीं बनती, ऑथराइज प्राइस लिस्ट नहीं बनती, तो ऐसी कंपनी में प्यारे बच्चों कंट्रोल रिस्क मेरे पास थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थी। आए थोड़ी सी इलस्ट्रेशंस देखते हैं और इलस्ट्रेशन के बेसिस पे इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं ताकि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वाली चीज हमारी कवर हो जाए। आपके पास पेश होने जा रही है प्यारे बच्चों पहली इलस्ट्रेशन नंबर 1, और हम एज्यूम करते हैं कि हम वेरीफाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। सही है, हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे दूं कि फॉर एग्जांपल ऑडिटर ने 90% रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है। सही है। एज्यूम कर रहा हूं मैं कि रीजनेबल एश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, तो 30-40% तो नहीं हो सकती, तो रीजनेबल एश्योरेंस लेट से 90% ऑब्टेन करनी है। इसका मतलब ये हो गया कि ऑडिट रिस्क की गुंजाइश कितनी है? 10% लेट से, तो 100 - 90 इज इक्वल टू 10% लेट से। ये मेरा ऑडिट रिस्क है। इससे ज्यादा रिस्क मैं कैरी कर नहीं सकता, बिकॉज अगर इससे ज्यादा रिस्क कैरी कर लिया तो इसका मतलब है मैं रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता। सही हो क्या भाई? ये मैं एज्यूम करता हूं। सर इक्वेशन में है ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। सही है। अच्छा, अगर मैं आपके सामने एक बात करूं, सिंपल सी इक्वेशन रखता हूं। मैं ये कहता हूं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की वेरिफिकेशन करनी है। एज्यूम करता हूं इनहेरेंट रिस्क 40% है, कंट्रोल्स इफेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग है। सही, कंट्रोल्स बड़े जबरदस्त है, कंपनी के पास कंट्रोल्स बड़े जबरदस्त है, तो कंट्रोल रिस्क लेट से 30% है। तो प्यारे बच्चों इस इक्वेशन में अगर मैं देखूं ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क, तो मेरे पास इनहेरेंट रिस्क का भी नंबर है, मेरे पास कंट्रोल रिस्क का भी नंबर है, मुझे ओवरऑल ऑडिट रिस्क 10% तक रखना है। तो क्या मैं डिटेक्शन रिस्क निकाल सकता हूं? यस सर, डिटेक्शन रिस्क इज इक्वल टू ऑडिट रिस्क डिवाइडेड बाय इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क। ये अगर मैं करता हूं तो मेरे पास जो डिटेक्शन रिस्क का आंसर आता है वो 83.33% आता है। मैं थोड़ी देर में समझाता हूं ये 83% है क्या। अच्छा, एक और एग्जांपल रखता हूं आपके सामने, इलस्ट्रेशन 2 रखता हूं प्यारे बच्चों, और इलस्ट्रेशन 2 है इंपेयरमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सही है, इंपेयरमेंट प्यारे बच्चों याद आ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी की इंपेयरमेंट में तो एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा मुझे बताएं, क्या इधर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में अगर आपका इनहेरेंट रिस्क 40% है तो क्या प्लांट की इंपेयरमेंट में भी इनहेरेंट रिस्क 40% होगा? मुझे बताएं इन दोनों रिस्क में से कौन सा रिस्क नॉर्मल है, कौन सा सिग्निफिकेंट है? सर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में कोई एस्टिमेट्स नहीं है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, फ्रॉड के चांसेस कम है, कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन नहीं है। सर इसकी तो असेसमेंट मुझे नॉर्मल रिस्क लग रही है। लेकिन सर प्लांट की इंपेयरमेंट में तो एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, प्लांट कितने साल चलेगा, कितना कमा के देगा, वैल्यू न्यूज क्या निकलेगी, फेयर वैल्यू। तो सर इसका मतलब है इलस्ट्रेशन 1 से अगर मैं कंपेयर करूं तो इनहेरेंट रिस्क मेरा थोड़ा सा ज्यादा होगा। सही, कितना ज्यादा होगा? लेट से इनहेरेंट रिस्क 70% है, इनहेरेंट रिस्क 40% नहीं हो सकता, 40% से कम नहीं हो सकता, 40% से ज्यादा हो सकता है, लेट से 70%। सही है। और कंट्रोल भी इफेक्टिव है। सही है, तो मेरे पास कंट्रोल लिस्ट में सेम रख रहा हूं, जो ऊपर रखा था वही नीचे रख रहा हूं 30%।
प्यारे बच्चों अब डिटेक्शन रिस्क कितना आ रहा है? अब मेरे पास जो डिटेक्शन रिस्क का आंसर आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 47.6%। अगर डिटेक्शन रिस्क को आप 23.8% पे लेके आ जाएंगे तो ऑडिट रिस्क आपका 10% पे बैठ जाएगा, सही। और ऊपर जो मेरे पास आया था 83.33%। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा और आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 3 वापस से आते हैं। अगेन इंपेयरमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, जिसमें इनहेरेंट रिस्क 70% था, लेकिन कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है, कंट्रोल बहुत ही इनइफेक्टिव है, सही है। कोई ऑथराइजेशन नहीं है, कोई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है। तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों, क्या कंट्रोल रिस्क अब भी, जिस तरह ऊपर सवाल में कंट्रोल रिस्क 30% था, क्या अब भी 30% में कंट्रोल अच्छे नहीं है? क्या रिस्क ज्यादा है, एरर ऑफ फ्रॉड के चांसेस ज्यादा है? यस सर। तो कंट्रोल रिस्क भी मेरा बढ़ के 60% पे हो गया। और अब अगर मैं डिटेक्शन रिस्क को देखूं, तो मेरे पास डिटेक्शन रिस्क आ रहा है 23.8%, इलस्ट्रेशन 2 में आ रहा था 47.6% और इलस्ट्रेशन 1 में आ रहा था 83.33%। इस पूरी इक्वेशन को आप गौर से देखिएगा, सही है। तीनों इलस्ट्रेशन प्यारे बच्चों आपके सामने मौजूद है। पहली इलस्ट्रेशन में डिटेक्शन रिस्क आ रहा है 83% तक का, दूसरी इलस्ट्रेशन में मेरे पास आ रहा है 47% का, और तीसरी इलस्ट्रेशन में आ रहा है 23% का। मेरे कंट्रोल में, मेरे ऑडिटर के कंट्रोल में एक ही चीज कंट्रोलेबल है, जो कि डिटेक्शन रिस्क है। इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क क्लाइंट से, अगर उसने अच्छा कंट्रोल नहीं रखा तो मेरी क्या गलती भाई? कंट्रोल रिस्क हाई हो गया भाई। अगर उसके प्लांट एंड मशीनरी के इंपेयरमेंट में एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है और उसका प्लांट एंड मशीनरी इंपेयरमेंट है, तो इनहेरेंट रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में क्या है कि इन दोनों की बुनियाद पे मैं डिटेक्शन रिस्क को कंट्रोल कर रहा होता हूं प्यारे बच्चों। और डिटेक्शन रिस्क को कैसे कंट्रोल कर रहा होता हूं, मैं आपके सामने एक एग्जांपल कोट करने जा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करेगा, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 1 में एज्यूम करते हैं हम कितने नंबर ऑफ सैंपल्स वेरीफाई कर रहे हैं। एज्यूम करता हूं लेट से 10। इलस्ट्रेशन 1 में मैंने 10 सैंपल्स वेरीफाई करे, सही है। इलस्ट्रेशन 1 में मैंने 10 सैंपल्स वेरीफाई करे। प्यारे बच्चों ईमानदारी से बता दें, क्या इलस्ट्रेशन 2 में भी आपके 10 ही सैंपल्स होंगे? मुझे बताइएगा, क्या इलस्ट्रेशन 2 में भी आपके 10 ही सैंपल होंगे? सर इलस्ट्रेशन 2 में तो डिटेक्शन रिस्क कम रखना है, मुझे डिटेक्शन रिस्क कम रखना है। डिटेक्शन रिस्क कम रखना है तो इसका मतलब है मुझे ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स वेरीफाई करने पड़ेंगे ताकि मेरा डिटेक्शन रिस्क कम हो जाए। और मेरा डिटेक्शन रिस्क इतना कम हो जाए ताकि मेरा ओवरऑल ऑडिट रिस्क 10% पे आ जाए। तो एज्यूम करता हूं इलस्ट्रेशन 2 में मेरे नंबर ऑफ सैंपल्स 15 है प्यारे बच्चों, सही है। अब मुझे बताएं इलस्ट्रेशन 2 में अगर 15 सैंपल्स हैं और इलस्ट्रेशन 3 अगर आप अपने सामने रखें, तो इलस्ट्रेशन 3 में तो कंट्रोल भी अच्छे नहीं है। इलस्ट्रेशन 3 में तो हमारे पास इनहेरेंट रिस्क भी ज्यादा है और मेरा डिटेक्शन रिस्क 23% पे, 23.88% पे। तो मुझे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, यहां पे नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होने चाहिए? अगर पहली इलस्ट्रेशन में 10 है, दूसरे में 15, तो तीसरे में कितनी होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए। 15 से कम होनी चाहिए, 10 से कम होनी चाहिए? नहीं सर, 15 से भी ज्यादा होनी चाहिए। व्हाट इज डिटेक्शन रिस्क समझने की कोशिश करिएगा। अगर पूरे साल 100 ट्रांजैक्शन हुई है और 100 में से मैं 10 को वेरीफाई करता हूं, 90 को वेरीफाई नहीं करता, तो इसका मतलब अच्छा, अगर मैं 10 को वेरीफाई करता हूं, 10 के 10 सही है, तो मैं कहता हूं बकिया 90 भी ठीक होंगी। जरूरी नहीं ठीक हो प्यारे बच्चों, ये डिटेक्शन रिस्क है। तो जितने कम आप सैंपल्स वेरीफाई करते हो उतना ज्यादा डिटेक्शन रिस्क आप कैरी कर रहे होते हो। जितने कम आप सैंपल्स वेरीफाई कर रहे होते हो, ऐसे जैसी वाली एग्जांपल याद है, 3 करोड़ 60 लाख इनवॉइस, मैं 4 इनवॉइस वेरीफाई करके बैठ जाऊं, मैं कहूं 4 सही है, बकिया भी 3.5 करोड़ सही होंगी। प्यारे बच्चों, दैट इज अ डिटेक्शन रिस्क कि उसमें गलतियां निकल आ सकती हैं, उसमें गलतियां मौजूद हो सकती है। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डिटेक्शन रिस्क के केस में जितना कम आपका डिटेक्शन रिस्क है, इसका मतलब है उतने ज्यादा आपको सैंपल साइज परफॉर्म करने पड़ेंगे। इलस्ट्रेशन और इलस्ट्रेशन 3 को गौर से देखेगा, दोनों सेम है, एक फर्क है, इलस्ट्रेशन 2 में कंट्रोल इफेक्टिव है, इलस्ट्रेशन 3 में कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है। सही, दोनों जगह इनहेरेंट रिस्क सेम है। तो इसका मतलब है सर इलस्ट्रेशन 3 वाले केस में एरर और फ्रॉड के चांसेस ज्यादा है। जब एरर और फ्रॉड के चांसेस ज्यादा है तो इनहेरेंट रिस्क भी बढ़ रहा है, कंट्रोल रिस्क भी बढ़ रहा है, सही, और ओवरऑल ऑडिट रिस्क भी बढ़ रहा है। ऑडिट रिस्क को मैंने 10% पे लेके आना है, तो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर क्या है? मेरे पास बैलेंसिंग फिगर है डिटेक्शन रिस्क। तो डिटेक्शन रिस्क को कम से कम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिटेक्शन रिस्क का नंबर कम से कम रखना पड़ेगा, ताकि कम से कम वाला नंबर जब मल्टीप्लाई होगा इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क से, तभी तो ऑडिट रिस्क 10% पे आएगा। तो सर मैं डिटेक्शन रिस्क को कम कैसे करूंगा? मैं डिटेक्शन रिस्क को कम ऐसे करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स परफॉर्म करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है डिटेक्शन रिस्क का। यहां तक बात समझ आती है? सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, आगे जाके इंशाल्लाह इनके स्पेसिफिक एग्जाम्स में देखेंगे कि उसको हमने कैसे अप्लाई करना है। आज की क्लास का दूसरा एजेंडा
रिवीजन ऑफ रिस्क असेसमेंट। प्यारे बच्चों देखिए, रिवीजन ऑफ रिस्क असेसमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिस्क असेसमेंट हम प्लानिंग फेज में करते हैं बच्चों। सही, रिस्क असेसमेंट हम प्लानिंग फेज में करते हैं। जब मैं रिस्क असेसमेंट प्लानिंग फेज में कर रहा होता हूँ तो इसका मतलब है क्या प्लानिंग फेज में ही सिर्फ और सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करने चाहिए? द आंसर इज नो। प्लानिंग फेज में तो करने चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस फेज में तो असल आप ऑडिट कर रहे होते हैं, चीजों को देख रहे होते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि परफॉर्मेंस फेज में आपको कोई चीज मिल जाए, कोई चीज नजर में आ जाए, कोई चीज दिख जाए। तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप बोलो ओहो मैंने तो रिस्क आइडेंटिफाई नहीं किया था, अब मैं काम नहीं करूंगा। नहीं, आप अपने परफॉर्मेंस फेज में आते हुए आप वापस से प्लानिंग फेज में जाएंगे और अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करेंगे प्यारे बच्चों। और जहां आपका रिस्क असेसमेंट रिवाइज होगा उसके अगेंस्ट मजीद ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक बात समझ आ रही है? तो प्लानिंग फेज सिर्फ प्लानिंग में नहीं होता, परफॉर्मेंस फेज में कोई भी इंफॉर्मेशन आ सकती है जिसकी वजह से मुझे अपने रिस्क असेसमेंट को चेंज करना पड़ सकता है। आज के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में हमारे दो एजेंडा थे। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।